आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए क्या करना है, इस टॉपिक के जितने भी पॉइंट है आपको उनको अच्छे से क्लियर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स है। देखिए, इस टॉपिक में हम सबसे पहले इस टॉपिक में डेफिनेशंस देखने वाले हैं। स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे, डिसइंफेक्शन की देखेंगे, एंटीसेप्टिक की क्या डेफिनेशन क्या होती है, डिसइंफेक्टेंट की क्या डेफिनेशन होती है, ये सब हम देखेंगे डेफिनेशंस में। फिर डिफरेंस देखेंगे, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन क्या होते हैं ये देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन, टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये सब हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन क्या है? डिसइंफेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डिक्रीजिंग देयर नंबर टू सच ए लो लेवल दैट दे बिकम अनेबल टू इम्पैक्ट एनी हार्मफुल इफेक्ट। डिसइंफेक्शन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेट किया जाता है माइक्रोब्स को, उनके नंबर को इतना रिड्यूस कर दिया जाता है, कंप्लीटली स्पोर को रिड्यूस नहीं किया जाता है। यही डिफरेंस है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो इसमें मेनली यही डिफरेंस होता है कि स्टेरिलाइजेशन में तो स्पोर भी हटा दिए जाते हैं या फिर स्पोर भी रिड्यूस कर दिए जाते हैं, और इसमें डिसइंफेक्शन में इन माइक्रोब्स का लेवल को इतना नंबर को कम कर दिया जाता है कि ये अनेबल हो जाते हैं कोई भी हार्मफुल इफेक्ट या डिजीज कोज करने के लिए अनेबल हो, इतने इनका नंबर रिड्यूस कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन इज इफेक्टिव इन किलिंग और रिमूविंग वेजिटेटिव सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, ओनली फॉर वेजिटेटिव सेल्स को ही रिमूव किया जाता है और स्पोर फॉर्म को रिमूव नहीं किया जाता है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनसे ये रेजिस्टेंट होते हैं स्पोर्स। एंड नॉट हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स। जो हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर है वो इसमें रिमूव नहीं किए जाते हैं डिसइंफेक्शन में, बिकॉज वेजिटेटिव सेल्स आर कंपेरेटिवली लेस रेजिस्टेंट। हमें पता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स मतलब जो एक्टिव है, ग्रोथ कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, वो सेल्स है वो लेस रेजिस्टेंट होती है। कोई भी केमिकल हीट होगी या फिर केमिकल होगी उनसे लेस रेजिस्टेंट होती है। किसके कंपैरिजन में? स्पोर फॉर्म के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, यानी जो डिसइंफेक्शन के लिए जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो क्या होते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट होते क्या है? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, यानी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट या थिंग्स हो गई, उनको डिसइंफेक्टेड करने के लिए जो केमिकल्स या एजेंट यूज किए जाते हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। द केमिकल एजेंट यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग लाइफलेस, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप, लाइफलेस और इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्टेड करने के लिए जो एजेंट या केमिकल यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट। एग्जाम्पल, वर्किंग एरिया जैसे डेस्क हो गई, बेंचेस एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या यूज होते हैं डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, किसको? लाइफलेस या इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जनरली डिसइंफेक्टेंट आर बैक्टीरियोसाइडल, तो दे में भी समटाइम भी बैक्टीरियोस्टैटिक। जनरली जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये 2 टर्म आई है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बैक्टीरियोसाइडल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली रिमूव, वहां से साइडल मतलब जैसे इसमें आ रहा है, इससे नेम से ही हम लर्न कर सकते हैं, साइडल यानी पूरी तरह से वहां से रिमूव कर देते हैं, साइड कर देते हैं, तो बैक्टीरियोसाइडल वो सब्सटेंस हो गए। और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, वहां से रिमूव नहीं करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ आगे नहीं होने देते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देते, तो वो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं, वो मेनली कैसे होते हैं? वो मेनली बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, लेकिन ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह भी काम करते हैं।
अब हम देखते हैं कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। केमिकल डिसइंफेक्टेंट विच कैन बी सेफली अप्लाई टू ए लिविंग टिश्यू। उसमें हमने क्या बताया था, डिसइंफेक्टेंट में जो नॉन लिविंग टिश्यू है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए जो यूज किया जाता है उसे डिसइंफेक्टेंट बोला था। और एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है लिविंग सेफ, जो लिविंग टिश्यूज है उनके लिए सेफली यूज किए जाने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक। जो लिविंग टिश्यूज पे सेफली यूज किए जा सकते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। एंटीसेप्टिक लोशन यूज करते हैं तो वो इसमें आएंगे। अब हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं स्टेरिलाइजेशन की। द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज फ्रीड ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट। इसमें देखिए वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट, इन दोनों को रिमूव करने वाली जो भी है प्रोसेस को, उसको क्या बोला है, स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन में हमने क्या देखा था, उसमें ओनली फॉर वेजिटेटिव फॉर्म थी या फिर वेजिटेटिव सेल्स थी, उनको ही रिमूव किया जा रहा था, स्पोर को नहीं किया जा रहा था। वही स्टेरिलाइजेशन में वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म दोनों को एलिमिनेट किया जाता है या फिर रिड्यूस किया जाता है। अब शॉर्ट नोट्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये बताइए। तो आपको क्या करना है, ये टेबल बनानी है। तो पहले पर्पस क्या है, सबसे पहले इधर स्टेरिलाइजेशन जो ब्लू में लिखा हुआ है स्टेरिलाइजेशन है और रेड में डिसइंफेक्शन। पर्पस क्या है स्टेरिलाइजेशन का, टू एलिमिनेट और किल ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ्स इंक्लूडिंग स्पोर। ऑल फॉर्म्स, ऑल फॉर्म मतलब वेजिटेटिव फॉर्म भी और स्पोर फॉर्म भी जिसमें रिमूव की जाती है या एलिमिनेट की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन। वही डिसइंफेक्शन में क्या किया जाता है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सरफेस, इंस्ट्रूमेंट और अदर ऑब्जेक्ट। रिड्यूस, नंबर रिड्यूस किया जा रहा है यानी नंबर को कम किया जा रहा है, इतना कम कर दिया जाता है कि वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो कर पाते। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं कर पाते, उतना उनका नंबर रिड्यूस कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन। मेथड कौन कौन से यूज किया जाता है, तो स्टेरिलाइजेशन में यूजेज फिजिकल और केमिकल मींस टू डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड यूज किया जाता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इरेडिकेट या फिर रिड्यूस करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे फिजिकल मेथड कौन से है, केमिकल मेथड कौन से हैं, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। यूज केमिकल और फिजिकल एजेंट टू एलिमिनेट मोस्ट बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें केमिकल और फिजिकल, ये जो भी फिजिकल एजेंट है वो यूज किए जाते हैं किस लिए, उनके नंबर को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन सारी जो भी फॉर्म्स है, स्पोर फॉर्म हो गई, उनको रिड्यूस नहीं करेगा। लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, जो भी स्टेरिलाइजेशन है उनका लेवल कैसा होता है, इफेक्टिवनेस का हाई होता है। वही डिसइंफेक्टेंट का मॉडरेट टू हाई होता है उनका लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ एजेंट यूज्ड, कि इसमें कौन कौन से एजेंट यूज किए जाते हैं। इसमें स्टेरिलाइजेशन में हीट, रेडिएशन, केमिकल एंड गैसेस यूज की जाती है। हम देखेंगे फिजिकल जो मेथड होंगे उनमें ये हीट आएगा, रेडिएशन आएगा, और केमिकल मेथड देखेंगे उसमें जो ये गैसेज आएगी, ये अलग अलग केमिकल्स आएंगे, ये सब हम देखेंगे कौन कौन से केमिकल यूज होंगे, किस किस मेथड से यूज होगा। इसमें हीट में हम ड्राई हीट मेथड देखेंगे, मोस्ट हीट मेथड देखेंगे। रेडिएशन में भी दो तरह के आयोनाइज्ड रेडिएशंस होगी, नॉन आयोनाइज्ड होगी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहीं इसमें डिसइंफेक्शन में केमिकल्स, हीट, रेडिएशन एंड यूवी लाइट यूज की जाती है डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल टाइप इंक्लूडिंग स्पोर्स। स्टेरिलाइजेशन में ऑल टाइप वेजिटेटिव फॉर्म भी और स्पोर फॉर्म भी इंक्लूड की जाती है, और इसमें स्पोर इंक्लूड है, ये इंपॉर्टेंट है। वही इसमें मोस्ट टाइप बट नॉट नेसेसरी स्पोर, इसमें नेसेसरी नहीं है कि स्पोर भी रिड्यूस हो। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, यानी इनका यूज किस लिए किया जाता है। यूज फॉर मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स। इन सब के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। वही डिसइंफेक्शन यूज फॉर क्लीनिंग सरफेस इन हॉस्पिटल, जो भी सरफेस है हॉस्पिटल में, जैसे बेड हो गया, कोई डेस्क हो गई, उनको क्लीन करने के लिए। क्लिनिक्स,
होम एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, वहाँ हॉस्पिटल में, कोई भी क्लिनिक है, होम एंड अदर प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करने के लिए हम डिसइंफेक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है इन दोनों प्रोसेस के लिए? लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड ड्यू टू द नीड ऑफ हाई लेवल डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हाई लेवल का डिसइंफेक्शन या फिर स्टरलाइजेशन करना है, इसमें स्पोर को भी रिड्यूस करना है, इसलिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। वही इसमें शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड, डिसइंफेक्शन के लिए शॉर्ट टाइम यानी कम टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडुअल इफेक्ट। स्टरलाइजेशन का रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, वही इसका शॉर्ट टर्म रेजिडुअल इफेक्ट होता है। डिसइंफेक्शन टेक्निक का शॉर्ट टर्म रेजिडुअल इफेक्ट हो सकता है, वही स्टरलाइजेशन का नो रेजिडुअल इफेक्ट होता है। सेफ्टी रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट, जो भी हम केमिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनकी केयरफुल हैंडलिंग होनी चाहिए। वहीं डिसइंफेक्शन के लिए जनरली सेफ इफ यूज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, हम जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे तो वो जनरली सेफ होते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स या इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जनरली सेफ होते हैं, लेकिन जो स्टरलाइजेशन के लिए केमिकल्स या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनकी केयरफुल हैंडलिंग होनी चाहिए। कॉस्ट मोर एक्सपेंसिव, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है, वहीं डिसइंफेक्शन का प्रोसेस लेस एक्सपेंसिव होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। कितने टाइप है डिसइंफेक्शन के? 3 टाइप है। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? प्रीकरेंट डिसइंफेक्शन या प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। प्रीकरेंट या प्रोफाइलेटिक, ये प्रीकरेंट या प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन में क्या होता है, इसमें जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क हो गया, ये इसमें के एग्जांपल है प्रीकरेंट या प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस वर्ड से हम क्या समझते हैं, यानी बचाव के लिए पहले यूज किया जाता है। कोई भी जैसे डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरीन, वाटर का डिसइंफेक्शन करना क्लोरीन के थ्रू। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड हैंड वॉशिंग, ये किस में आएगा? प्रीकरेंट या फिर प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन में आएगा। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन में क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टिव मेजर्स एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्शियस पर्सन। कॉन्करेंट यानी इमीडिएटली। कॉन्करेंट में क्या किया जाता है, जैसे भी कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल या फिर इन्फेक्शन पार्टिकल ये सिक्रीट हुए बॉडी से, उनको उसी वक्त डिसइंफेक्टेड करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है? डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन, जैसे ही कोई भी पेशेंट है उसके यूरिन को डिसइंफेक्ट करना, फीकल मेटल को डिसइंफेक्ट करना, वोमिट को, क्लॉथ को, हैंड को, एंड ड्रेसिंग एप्रॉन एंड ग्लव्स, इनको जस्ट रिमूव करते ही डिसइंफेक्शन करेंगे इनका, तो क्या होगा उसमें? वो किसका एग्जाम्पल होगा, किस टाइप में आएगा? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन में आएगा वो। फिर है नेक्स्ट है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। इसमें क्या किया जाता है? एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टिव मेजर्स आफ्टर द पेशेंट हैज डाइड। इसमें क्या, टर्मिनल में क्या किया जाता है? या तो पेशेंट की डेथ हो गई या फिर पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है या फिर कोई दूसरे वार्ड में रेफर किया है, तो उसके बाद जो वहाँ की जो भी सरफेस है, उसके बेड हो गया, जो भी यूटेंसिल उसने यूज किया है पेशेंट ने, उनको डिसइंफेक्ट करेंगे। वो प्रोसेस किस में आएगा? वो किस टाइप में आएगा? टर्मिनल डिसइंफेक्शन में वो आएगा। जैसे पेशेंट को रेफर किया या फिर पेशेंट की डेथ के बाद उस सरफेस को डिसइंफेक्शन करने के प्रोसेस, वो टाइप आएगा टर्मिनल डिसइंफेक्शन में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ये 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन बताना है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन लिखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट है थोरो क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिफोर स्टरलाइजेशन। कोई भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस करने से पहले थोरो क्लीनिंग होनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी थोरो क्लीनिंग पहले होनी चाहिए स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से पहले। सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉन्टेक्ट ऑफ स्टरलाइजिंग एजेंट विथ ऑल सर्फेसेस ऑफ ईच आइटम फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जो भी स्टरलाइजिंग एजेंट या केमिकल यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एजेंट यूज कर रहे हैं, वो हर एक सरफेस पे जो भी आर्टिकल हम स्टरलाइज कर रहे हैं उसके हर एक सरफेस पे ये स्टरलाइज होनी चाहिए उस केमिकल एजेंट से, और
स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड सेट किया होता है, एक टाइम होता है कि हर एक प्रोसेस स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए फिक्स टाइम होता है और फिक्स टेम्परेचर होता है, वो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अभी हम देखेंगे टाइप में, तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में, जैसे हॉट एयर ओवन हो गया, उसमें अलग टाइमिंग या टेम्परेचर है, ऑटोक्लेव में अलग टाइम और टेम्परेचर है, वो सब हमें ध्यान रखना होता है। ये सेकंड प्रिंसिपल में रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस होनी चाहिए। जो भी स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जैसे ऑटोक्लेव की मशीन हो गई, उसका प्रॉपर हॉट एयर ओवन हो गया, उनका प्रॉपर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से वर्क करेंगे। अब तक हमने डेफिनेशंस देख ली है, फिर उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था किसमें, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में। फिर हमने टाइप देखे थे, किसके टाइप देख लिए हमने, डिसइंफेक्शन के। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन देख लिया। अब हम टाइप देखने वाले स्टरलाइजेशन के। अगर आपके क्वेश्चन आता है, मान लो 5 मार्क्स वाले में क्वेश्चन आ गया, तो स्टरलाइजेशन के बारे में बताइए, तो आपको क्या करना है 5 मार्क्स वाले में, पहले क्या करना है, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन, पहले डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन लिख देना, फिर स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देना, फिर स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में डिफरेंस बता देना। उसके बाद अगर आप ये फ्लो चार्ट भी बनाते हो, ये इसके इनको एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस नहीं करते हो और ये फ्लो चार्ट बनाते हो जो इसमें बताया गया है, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट इसका कंक्लूजन है पूरा, तो इसलिए ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम ये फ्लो चार्ट देखने वाले हैं, आज यहाँ तक देखेंगे हम इस फ्लो चार्ट तक ही, फिर इसके बारे में जैसे रेड हीट, एक एक मेथड के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। अब मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो फिजिकल मेथड हो गया और केमिकल मेथड हो गया। फिजिकल मेथड में क्या है, सबसे पहले हम केमिकल मेथड देख लेते हैं। केमिकल मेथड्स में आएगा एल्कोहल का यूज करके हम स्टरलाइज करेंगे, फिर एल्डिहाइड, फिनॉल, हेलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साल्ट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट, डाइज, वेपर फेज, डिसइंफेक्टेंट, ये सब किस में आएंगे, केमिकल मेथड में आएंगे। स्टरलाइजेशन का केमिकल मेथड में ये सब आएंगे। वही फिजिकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सनलाइट हो गया, ये नेचुरल स्टरलाइजेशन का मेथड है, सनलाइट, ड्राइंग और हीट हो गया, हीट में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के में कौन कौन से आएंगे, रेड हीट आएगा, फ्लेमिंग आएगा, फिर इंसिरेशन आएगा और हॉट एयर ओवन। इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन, जिसको आपको डिटेल में, इसको अलग से क्वेश्चन आ सकता है हॉट एयर ओवन के बारे में, तो आपको इसको डिटेल में देखना है। फिर मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट में 3 है, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तब कौन कौन से मेथड है, फिर टेम्परेचर अब 800 डिग्री पे है तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे, और टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री, तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री में पास्चुराइजेशन मिल्क का होगा तो वो इसमें आएगा। वैक्सीन बाथ, वाटर बाथ, इंस्पिसेशन, ये इंसिरेशन है और ये क्या है, इंस्पिसेशन है। लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड, ये आएगा टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 8 ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग आएगा, टिंडरलाइजेशन आएगा और स्टीम स्टरलाइजेशन, ये किस में आएगा, टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री टेम्परेचर पे ये 3 प्रोसेस आएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री, इसका एग्जांपल क्या आएगा, ऑटोक्लेव। आपको अलग से क्वेश्चन किस पे मिल सकता है स्टरलाइजेशन वाले में, एक तो हॉट एयर ओवन पे मिल सकता है और एक ऑटोक्लेव पे मिल सकता है, आपको अलग से शॉर्ट नोट। फिर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में अलग अलग फिल्टर का यूज करके, जैसे कैंडल फिल्टर हो गया, मेम्ब्रेन फिल्टर, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या आएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर है वो इंपॉर्टेंट है। फिर रेडिएशन में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है जिसके थ्रू हम स्टरलाइज कर सकते हैं, फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सब है। एक बार फिर से इसको देख ले, फिजिकल मेथड में सनलाइट, ड्राइंग, हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। फिर हीट में कौन से, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। रेडिएशन में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। जैसे इसमें ड्राई हीट में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हॉट एयर ओवन को आपको अच्छे से कर लेना और इसमें ऑटोक्लेव को। पार्ट 2 में हम एक एक को इनको डिटेल में देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये प्रोसेस होता है, इन सबको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।
तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले डेफिनेशंस देखे थे, सबसे पहले डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन देखे थे। उसमें क्या बताया था कि माइक्रोब्स के नंबर को रिड्यूस करेंगे, इतना रिड्यूस कर देंगे कि वो हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। उसमें वेजिटेटिव फॉर्म को ही नष्ट किया जाएगा, लेकिन स्पोर फॉर्म रिड्यूस हो या फिर इरिडिकेट हो ये जरूरी नहीं है डिसइंफेक्शन में। वह स्टेरिलाइजेशन में वेजिटेटिव फॉर्म भी माइक्रोब्स की और स्पोर फॉर्म दोनों ही इरिडिकेट की जाती है। फिर हमने एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन देखी थी। एंटीसेप्टिक में क्या बताया था, एंटीसेप्टिक किसके लिए यूज किया जाता है, लिविंग टिश्यू के लिए सेफली यूज करने वाले जो भी केमिकल या सॉल्यूशन है उनको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोला था। फिर हमने और क्या देखा था, फिर डिसइंफेक्टेंट नॉन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो सरफेस या थिंग्स हो गई उनके लिए जो एजेंट यूज किया जाता है उसे डिसइंफेक्टेंट बोला था। ये 4 डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर हमने डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस देख लिया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन देखा था, कितने टाइप बताए थे, 3 टाइप बताए थे। कौन कौन से, प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन, और फिर सेकेंड हमने क्या बताया था, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, फिर टर्मिनल डिसइंफेक्शन। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल देखे थे, 3 प्रिंसिपल देखे थे स्टेरिलाइजेशन के। फिर हमने टाइप ऑफ ये स्टेरिलाइजेशन देख लिया था। अब इनके बारे में जैसे सनलाइट, ड्राइंग हो गया, हीट हो गया, इन सब के बारे में डिटेल में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप जितना भी अभी तक कराया आपको समझ आया होगा। थैंक यू।